अदाबाज़ हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड 31 है। इससे पिछले अगर आपने एपिसोड्स देखे जाके आप लाजमी देख सकते हैं वो। मैं ज़्यादा वक्त आपका वेस्ट नहीं करता। वक्त बहुत कीमती है और जो हम सीख रहे हैं उसका पहला असूल यही है कि हमें वक्त ज़ाया नहीं करना। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ कि आपने जितनी पिछली भी वीडियोज़ हैं वो भी देखते हैं और ये वीडियो भी जब देख रहे हैं तो कोशिश करें कि फ्री टाइम में देखें जब आप तसल्ली से इनको सुन सकें, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं इंपॉर्टेंट, ताकि वो आप तसल्ली से सुन सकें। आज की टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम मुतालिया कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी का किताब है। और इसका आज हम दूसरा जो शो लगा हमारा टॉपिक कह सकते हैं आप, वो है लक एंड रिस्क। इसको पढ़ेंगे। इसमें वो कहता है जी, इसने बड़ी एक जो है ना शुरू में एक अच्छी बात कर दी है, पहली लाइन में सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। इसने कहा लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स। लक और रिस्क जो है ना वो बहन भाई हैं। दे आर बोथ द रियलिटी दैट एवरी आउटकम इन लाइफ इज गाइडेड बाय द फोर्सेस अदर देन इंडिविजुअल एफर्ट। कहता है ये वो फोर्सेस हैं कि जब कोई भी इंसान कोशिश करता है ना, एक तो उसकी कोशिश होती है ना, उसके अलावा जो फोर्सेस होती है ना, जो उसके नतीजे पर असरअंदाज होती हैं, वो होती हैं ये लक और रिस्क, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता है, क्योंकि अब आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको जो बात अजीब लगी होगी कि भाई पैसा कमाने में लक कहाँ से आ गई, ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। तो इसको एक्सप्लेन करता है उसने। यहाँ पे बिल गेट्स की आपको मैं पिछले चैप्टर गैंग बताया था उसने कि आपको बिल गेट्स की सुनाएगा स्टोरी। यहाँ पे उसने वो बिल गेट्स की स्टोरी सुनाई है कि बिल गेट्स आज माइक्रोसॉफ्ट ना होता अगर बिल गेट्स उस हाई स्कूल में ना गया होता जिसमें कंप्यूटर था, और वो भी कितनी उसकी लक थी, कितनी किस्मत थी कि वो उस स्कूल में जा सका जिस पे कंप्यूटर था, ठीक है। अब आपको बात अजीब लग होगी क्योंकि, लेकिन फिर अगर आप दोबारा बात समझे कि बिल गेट्स की बात हो रही है, उस वक्त की बात हो रही है, बिल गेट्स हाई स्कूल में था, यानी कि 1960-70 की बात हो रही है, ठीक है। तो तब किसी स्कूल में ये होना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, या बहुत बहुत सीरियस चीज़ होती थी। तो ये भी इसकी लक थी। और दूसरा एक और लक आता है कि इसका एक दोस्त था बिल गेट्स का। इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा प्लान्स बनाए हुए थे कि दोनों साथ रह के ये करेंगे, बहुत सारे काम इन्होंने अपने प्लान्स तय किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि जो इसका दोस्त था, जो बिल गेट्स था, इसका दोस्त जो था, दोनों मिलकर प्लान बनाए थे, लेकिन बिल गेट्स ने क्या किया, डिग्री ले लिया हाई स्कूल की और ये हाई स्कूल से निकल गया, नहीं पास हो गया, ठीक है, यानी कि इसकी लक काम करेगी। अब रिस्क देखें, जो 1 इन अ मिलियन रिस्क है। अब उसका दोस्त था, वो एक माउंटेनियरिंग कर रहा था, यानी कि कुछ आप हाइकिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे इसने लिखा है कि वो माउंटेनियरिंग कर रहा था, ठीक है, पहाड़ चढ़ रहा था, ठीक है, किसी वहीं पे गया होगा वो। तो वहाँ पे कह रहा है कि वो वहाँ पे बहुत कम लोगों की डेथ होती है, ठीक है, लेकिन वो क्या था, उसके 1 इन अ मिलियन रिस्क जो उसने एक्सपीरियंस किया। तो ये बिल गेट्स की लक थी कि तो मैंने उसको ऐसा स्कूल मिला, स्कूल जिसमें कंप्यूटर था। दूसरा ये कि वो उसने वो कंप्लीट किया, वहाँ तक पहुंचा। अगर उसका दोस्त उसके सारे प्लान बनाए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं बच सका, वो तो मर गया, ठीक है। तो इससे आता है कि किस तरह लक एंड रिस्क होती है, वो भी आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी हद तक आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें उनका इंटरफेरेंस होती है। द एग्जैक्ट रोल ऑफ लक, कहता है कि अ, अब कहता है ईयर्स अगो मैंने एक इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट शिलर, उनसे जो है नोबेल प्राइज साथ जीता इकोनॉमिक्स में। उनसे मैंने पूछा व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट इन्वेस्टिंग दैट वी कांट नो। कहता है आप ऐसा क्या जानते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में जो हम नहीं जानते। उन्होंने कहा द एग्जैक्ट रोल ऑफ लक इन सक्सेसफुल आउटकम्स, ठीक है। वो कहता है जो अच्छे नतीजे आते हैं ना, उनमें लक का किरदार होता है। लाजमी नहीं है कि आपने गलत फैसला लिया हो। कभी कभी होता है कि कुछ लोग होते हैं वो सही फैसले ले लेते हैं, उनकी सारी डिसीजन सही होते हैं, सारी प्लानिंग सही होती है, लेकिन फिर भी लक उनका साथ नहीं देती और आउटकम उनके मर्जी के मुताबिक नहीं आते, ठीक है, रिजल्ट उनके मर्जी के मुताबिक नहीं आता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलत फैसले करते हैं, ठीक है, वही फैर मारते हैं, फिर भी रिजल्ट उनके हक में आ जाता है और उनको कामयाबी मिल जाती है। कहता है इसमें लक का भी इसमें किरदार होता है, ठीक है। लक और रिस्क दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। आगे फिर वो बात करता है कि फिर यहाँ पे बात अगले उसने छोटी सेटिंग दी, यहाँ पे बोल्ड किया उसको कि बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर, बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपॉन एंड विश टू अवॉइड बिकमिंग। कहता है कुछ आगे कहता है कि सम पीपल आर बोर्न इनटू फैमिलीज दैट एनकरेज, कहते हैं कुछ लोग ऐसी फैमिली पैदा होते हैं जो लोग एजुकेशन को इनकरेज करते हैं, कुछ लोग उसमें होते हैं जो गेस्ट होते हैं, कुछ लोग उस फैमिली होते हैं जो इकोनॉमीज को और इंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी फैमिलीज पैदा होते हैं जिसमें इन चीज़ों को, ऐसे मुल्क पैदा होते हैं जिसमें चीज़ें इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, इंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है। और कुछ लोग ऐसे मुल्क में होते हैं जहाँ पे वार होती है, तब डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। कहता है मैंने आई वांट यू बी सक्सेसफुल एंड आई वांट यू टू अर्न इट। कहता है ये मैंने अपने बेटे का, ठीक है, बेटे को उसने ऊपर लिखा है आफ्टर माई सन वाज बोर्न आई रोट हिम इन लेटर। कहता है इसको मैंने खत में चीज़ लिखी थी, जो मैं
पूरी चीज़ है। फिर उसमें मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हो और आप खुद अर्न करो, बाकी रियलाइज़ करो। लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना है, बाकी रियलाइज़ दैट नॉट ऑल सक्सेस इज़ ड्यू टू हार्ड वर्क, कि लाज़मी नहीं कि कामयाबी हमेशा मेहनत से मिले, और ये भी लाज़मी नहीं है कि गुर्बत जो है ना वो इसी वजह से है क्योंकि बंदा सुस्त है। कहता कीप इन माइंड, कहता इसके बारे में ज़हन में रखो कि जब आप दूसरों को जज करते हैं, हम सामने करेंगे ये गरीब है, इसकी ये वजह होगी, इसने मेहनत नहीं की होगी, इसने वो नहीं किया होगा, इसने अपॉर्चुनिटी इसको अवेल नहीं किया होगा, तो हम उसको जज कर देते हैं इस बंदे को। या फिर जो अमीर होगा हम कहेंगे यार इसकी लाख चल गई, हो गया। कहता है कीप इन माइंड, जब आप व्हेन जजिंग पीपल इंक्लूडिंग योरसेल्फ, कहते जब आप किसी को जज करो तो फिर अपने आप को देखो कि ये बात क्या आपके बारे में करे, तो कहते हर कोई उस बात में, ऐसा ये हर कोई अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है ना वो बिल्कुल बात पे के बैठा होता है, हर कोई अपने लेवल पे कोशिश कर रहा होता है। ये अब किस्मत भी होता है, ठीक है, और हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है सही फैसले लेने की, जो उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक सही फैसले होते हैं, जो उसको लगता है कि सही फैसले हैं। लेकिन अब ये लक भी होता है और रिस्क भी होता है कि उसके साथ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे वो कहता है कि देयरफॉर फोकस लेस ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड केस स्टडी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है ना स्पेसिफिक किसी बंदे पे या फिर किसी केस स्टडीज पे कम फोकस करें, ज़्यादा फोकस करें ब्रॉड प्रेफरेंस पे। कहता है कि ये स्टडिंग स्पेसिफिक पर्सन, ये वो गैस हो सकता है कि आप किसी एक बंदे को पढ़ें, क्योंकि हम जो होते हैं ना इंसान, वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जिस तरह कि हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में, कोई बिलियनियर होगा, कोई CEO होंगे, या फिर हम बारे पढ़ेंगे जो मैसिव फेलियर्स होंगे, ठीक है, जो खबर में आ जाएंगे, ठीक है। कहता है कि जो एन एक्सट्रीम एग्जांपल्स आर ऑफन द लीस्ट एप्लीकेबल टू अदर सिचुएशंस। कहता है ये एक्सट्रीम एग्जांपल होती हैं ये बहुत कम एप्लीकेबल होती हैं दूसरे सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन कहता है द मोर एक्सट्रीम द आउटकम द लेस लाइकली यू अप्लाई इट्स लेसन टू योर ओन लाइफ, बिकॉज द मोर लाइकली द आउटकम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम एंग्स ऑफ लक और रिस्क, ठीक है जी। यहाँ बात करता है, इसके बाद अगला टॉपिक शुरू हो जाता है जी, जो है हेडिंग नंबर 3, नेवर इनफ। इसमें भी उसने काफ़ी अच्छी सी बातें की हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वो 3-4 हेडिंग्स हैं, उसके मुताबिक वो बात करते हुए उसने पहले 2 बंदों की स्टोरी सुनाई है। फिर आगे कहता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया एक बंदे की, ठीक है। उसके बारे में कहते हैं यहाँ पे कि एक क्राइम कमिटेड बाय दोज लिविंग ऑन द एज ऑफ सर्वाइवल इज वन थिंग। कहता है अगर कोई बंदा ऐसा बंदा क्राइम करे, नेवर इनफ में ये बात कर रहा है इस टॉपिक पे, इस टॉपिक के अंदर। वो कहता है क्राइम अगर ऐसा बंदा करे जो लिविंग ऑन एज ऑफ सर्वाइवल, यानी जिसका जीना बहुत मुश्किल है, उसको 2 वक्त ना मेरी को, तो चलो बात बनती है, ठीक है। लेकिन अ नाइजीरियन स्कैम आर्टिस्ट वन टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम दैट ही फेल्ट गिल्टी फॉर हर्टिंग अदर्स, बट कहता लेकिन एक नाइजीरिया का स्कैम था, आर्टिस्ट था, उसने न्यूयॉर्क टाइम बताया कि उसको बुरा लग रहा था दूसरों को हर्ट करने। कहता लेकिन पॉवर्टी विल नॉट मेक यू फील द पेन, गुर्बत होती है वो आपको जो पेन होती है वो फील नहीं करने देती। इस आगे उसने पहले जो स्टोरी मैंने बताया कि उसने स्टोरी सुनाई थी, उसने पहले स्टोरी सुनाई थी गुप्ता एंड मार्डोफ, ठीक है। कहते मैन व्हाट गुप्ता एंड मार्डोफ दे गिव समथिंग डिफरेंट, दे कहा कि हैगा एवरीथिंग। कहता उनको बस, कहता उनको सब कुछ था, एवरीथिंग उसके पास, ठीक है। अनइमेजिनेबल वेल्थ थी, पावर थी, फ्रीडम थी, एंड दे थ्रू इट ऑल अवे। कहता लेकिन उन्होंने सब कुछ फेंक दिया, ज़ाया कर दी, क्यों? क्योंकि उनको और चाहिए था, वो और। तो इसने कहा नेवर इनफ, कि कभी कुछ हद होती नहीं है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने सब ज़ाया क्यों कर दिया, अब उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने पूरी सुनी है अभी कि वो ऐसा कि वो क्यों कह रहा है कि इन जो लोगों की हद नहीं होती वो सब कुछ ज़ाया कर देती है। उसने एग्जाम्पल भी दिया, कहता है उन्होंने क्या किया, टू मेक मनी दे डिडंट हैव एंड दे डिडंट नीड। कहता है उन्होंने वो पैसा बनाने के लिए जो उनके पास नहीं था या जिसकी उनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने वो उस चीज़ को रिस्क पे लगा दिया जो उनके पास थी और जिसकी उनको जरूरत थी। कहता है यही बेवकूफ़ वाला चीज़ है, एंड दैट्स फुलिश। कहता है इट इज जस्ट प्लेन फुलिश इफ यू रिस्क। कहता है ये बिल्कुल बेवकूफ़ वाला बात है कि अगर आप वो चीज़ रिस्क पे लगाते हैं, दाव पे लगाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत बेवकूफ़ाना बात है। कहते देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू हैव डोंट हैव एंड डोंट नीड। कहता है ये कहता इसकी कोई वजह नहीं है यार, बेतुकी बात है कि आप अपनी उस चीज़ को रिस्क पे लगाएं जो बस है, जिसकी आपको जरूरत है, उस चीज़ के लिए जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, जो आपको है भी नहीं। आगे कहता रिमेंबर फ्यू थिंग्स, ना से 4 थिंग्स दी हैं। नंबर 1 कहता है द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल, जो है ना सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल वो ये है कि गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग, यानी गोल को किसी रोकें। देखिए क्यों? कहता है बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इफ एक्सपेक्टेशंस राइज विद दैट। कहता है लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वक्त के साथ बढ़ती रहती हैं। इफ एक्सपेक्टेशंस कहते लेकिन इफ एक्सपेक्टेशंस राइज विद रिजल्ट देयर इज नो लॉजिक इन स्ट्राइविंग फॉर मोर बिकॉज यू विल फील द सेम आफ्टर पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। कहता लेकिन अगर आपके मेरे काम बराबर जा रहे हैं, नहीं कि जिस हिसाब से आपको रिजल्ट मिले आप उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन ऊपर होगी तो उसमें मसले बात नहीं है। लेकिन खतरनाक कब होगा, इट गेट डेंजरस व्हेन द टेस्ट ऑफ हैविंग मोर मनी, मोर पावर और मोर प्रेस्टीज इंक्रीज। ये तब होगा जब आपका ये जो आपकी लालच है ना, जब आपके अंदर जो टेस्ट है, आपके अंदर मजा आ रहा है पैसे में, आपकी में लालच बढ़ जाएगी, मजीद पैसे की, मजीद ताकत की लालच आपके अंदर बढ़ जाएगी। किससे ज़्यादा बढ़ जाएगी? आपको जब जब आपको कुछ चीज़ रिजल्ट मिल रही है
उनके सुकून से ज़्यादा जब आपके लिए ये चीज़ बढ़ेगी ना कि मज़ीद की लालच बढ़ेगी, तब आप ये होगा कि इन दैट केस वन स्टेप फॉरवर्ड पुशेस द गोल पोस्ट टू स्टेप अहेड, यू फील एज़ यू आर फॉलिंग बिहाइंड। तो इससे ये होगा कि आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे, आप तरक्की कर रहे होंगे, लेकिन आप क्या कर रहे होंगे, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, आप अपना गोल जो है ना वो 2 गुना के ले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप पीछे हैं, और अब आपको लगेगा मैं पीछे हूँ या मैं मिल गया, फिर आप फिर उस गोल को अचीव करने के लिए बड़े-बड़े रिस्क लेना शुरू कर देंगे। जबकि आप ठीक जा रहे थे, आपकी रफ्तार भी सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन आपने क्या किया, आपने बजाय देखने की कि मुझे रिजल्ट मिले, आपने बजाय उससे सेटिस्फाई होने की आपने लालच आ गई पैसे की, मज़ीद ताकत है, मज़ीद पैसा है, ठीक है? तो कहता है ये चीज़ जो है उसे, लेकिन कहता है अगर आपको रिजल्ट में नहीं है तो आप अपना गोल बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो उतना ही गोल बनाएं जितना वो रिजल्ट में है। ये नहीं कि आप रिजल्ट 1% में आप गोल जो है ना वो 10% बढ़ा दें, तो इस तरह फिर ये खतरनाक हो जाएगा। दूसरा वो कहता है कि यहाँ पे सोशल जो है ना कंपैरिजन वो भी बड़ा मसला है। मतलब किस ना, मतलब आप कंसिडर करें एक रॉकी बेसबॉल प्लेयर है जो 5 लाख कमाता है डॉलर में एक साल का। अब उसकी डेफिनेशन के मुताबिक वो जो अमीर है, लेकिन अब वो एक सेम टीम में खेलता है, बट से ही प्लेज ऑन सेम टीम, वो सेम टीम खेलता है एस माइक टाउट के तौर पे खेलता है, जो एक 12 साल का लड़का, ठीक है? वो जो है 430 मिलियन डॉलर का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अब इससे कंपेयर करेंगे तो वो जो बेचारा रोकी था वो तो नहीं, गरीब है वो तो, बिल्कुल उसकी हालत ही कोई नहीं है। लेकिन बट देन थिंक अबाउट माइक टाउट, $36 मिलियन पर ईयर इज इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। जो माइक टाउट कमा रहा है $36, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसके लिए। लेकिन अब अगर हम हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर्स की नया लिस्ट उठा की, तो उसके लिए यू नीड टू अर्न एटलीस्ट 340 मिलियन इन 1 ईयर, ठीक है? तो अब इनके मुकाबले में टाउट की इनकम कम होगी, क्योंकि जो वो है वो 340 मिलियन, जो टॉप के लोग हैं हेज फंड मैनेजर्स हैं, वो तो 340 मिलियन डॉलर बना रहे हैं एक साल का, ठीक है? अब अगर वो अपने आप को जो 10 हैं वो अपने आप को पहले 5 से कंपेयर करें ठीक है? तो वो जो पहले 5 है वो तो 770 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं। अब वो जो है वो अपने आप को कंपेयर करें और ऊपर के लोगों से, वॉरेन बफेट से, तो वो तो जो है ना उनकी वो तो 3.5 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं एक साल में, 2018 में। कहते हैं someone like Buffett could take a head of Jeff Bezos, कहता है जेफ बेजोस के मुकाबले अब जो बफेट है उसके मुकाबले हम जेफ बेजोस को देखें, जेफ बेजोस की ना 24 बिलियन है और 3.45 बिलियन वो 24 बिलियन, 2018 में उसकी 24 बिलियन डॉलर बढ़ गए थे। तो इसने कहता है कि इस तरह बढ़ते रहेंगे। अब कहते हैं अब देखें यहाँ पे आखिर में जब हम यहाँ 24 बिलियन तक पहुँच गए, अब आके वो जब बेचारा शुरू में हमने एक एग्जाम्पल दी थी जो $5 लाख साल कमा रहा था, उसकी पूरे साल की कमाई जेफ बेजोस की एक दिन की कमाई के बराबर है। हम कंपैरिजन करते हैं, द पॉइंट इज दैट, पॉइंट ये है कि सीलिंग ऑफ सोशल कंपैरिजन इज सो हाई, इतना कि जो सोशल कंपैरिजन हम करते हैं इससे इसकी सीलिंग है ये बहुत ऊंची है, इसको कोई टच नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि विच मीन इट्स अ बैटल, ऐसी बैटल है इसको जीता नहीं जा सकता, और दैट ओनली वे टू विन इज टू नॉट फाइट। कहता है इसका एक ही तरीका जीतने का कि इसको फाइट शुरू ही नहीं, बैटल शुरू ही नहीं की जाए, ये जंग की नहीं जाए, ठीक है? को एक्सेप्ट दैट यू माइट हैव इनफ, कहता है इसका हाल ही जीतने का कि आप एक्सेप्ट करेंगे जो आपको है वो काफ़ी है। इवन इफ फिक्स दैट, कहता है चाहे वो बस जो है आपके इर्द गिर्द लोगों से कम है, लेकिन आप एक्सेप्ट करेंगे जो है काफ़ी है। कहते ये अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तब आप जाके कर सकते हैं। तीसरा उसने क्या इनफ इज नॉट टू लिटिल, कहते हैं इनफ ये नहीं है कि कम होता है, इनफ इज नॉट टू लिटिल। इसमें वो कहता है कि द आइडिया ऑफ हैविंग इनफ माइट लुक कंजर्वेटिज्म, लिविंग अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल के, कहता है अब आप कहेंगे यार ये क्यों कह रहा है कि इनफ है, बस ये तो ऐसा लग रहा है कि हमें रोक है किस चीज़ से, हमें कह रहा है कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी छोड़ दें, पोटेंशियल अगर है भी और कमाने का वो भी खत्म कर दें। कहता है मैं यही समझता ये सही है। कहता है इनफ का मतलब ये है, इनफ इसका उल्टा है कि बजाय आप जो बस है वो भी गवा दें और आप लालच के करके आप जो है ना आप इस पॉइंट पहुंचे कि आपको पछतावा हो। कहता है अब इनफ आपको किस समझ लगेगा कितना इनफ है। कहता है अगर आप फास्ट करें खाने की एग्जाम्पल दी है कि आप खाना खा रहे हैं, खाने बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चेक चाहते हैं जी मैं चेक करूंगा कितना इनफ होगा मेरे लिए, तो वो खाता रहेगा तब तक खाता रहेगा जब तक वो बीमार ना हो जाए, ठीक है? और या फिर उसको उल्टियाँ ना शुरू हो जाए, चाहे फिर कितना ही अच्छा क्यों ना हो खाना, ठीक है? लेकिन अगर वो चेक करने बैठ जाएगा कितना इनफ है, अगर वो एक तो ये ऑप्शन है कि वो खा ले, भूख खत्म होगी, बस खत्म, ठीक है? अब वो लालच करना शुरू कर देता है, कहता नहीं यार मैं देखना है कितना इनफ होगा। अब वो इस चक्कर में कि कितना इनफ होगा वो खाता रहेगा तो उसको उल्टियाँ होंगी, बीमार होगा वो, तो तब आगे से पता लगेगा कि एक तो खाने का सारा मतलब वो खराब हो जाएगा, और चाहे खाना कितना भी अच्छा हो आखिर में आगे उसको नुकसान ही होगा, उसको पछतावा ही होगा काश मुझसे रुक गया होता, ठीक है? तो कहता है ये चीज़ है ना वो बिजनेस में भी होती है, इन्वेस्टिंग में भी होती है कि आपने एक जगह जाकर रुक जाना है कि भाई इतना इनफ है, ठीक है? कहता है आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कहता है व्हाटएवर इट इज
द इनएबिलिटी टू डिनाई। आप कहते हैं ये एक एबिलिटी होती है कि आप पोटेंशियल ज़्यादा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आप पैसे बच सकते हैं, फिर भी आप रुक जाएं। क्यों? क्योंकि आप कहें भाई इतना इनाफ है, इसलिए ठीक है। आप ज़्यादा की लालच में मत आए, ज़्यादा की लालच में आएंगे आप कहेंगे यार ये भी इनाफ नहीं, ये भी इनाफ नहीं, ये भी इतना भी इनाफ नहीं। आप आज 10 कमा लेंगे, कल 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर आप कहेंगे ये भी इनाफ नहीं है। इससे ऊपर जाते रहेंगे और एक वक्त आएगा कि जितनी, क्योंकि देखें जितनी बड़ी आप अमाउंट चाहते हैं हासिल करना, जितना बड़ा गोल मिशन होता है, तो उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। जब आप करोड़ रुपया बनाना चाहेंगे तो आपको लाख रुपये इसमें लगाना पड़ेगा। फिर जब अरब बनाना चाहेंगे तो आपको करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। जब आप उससे ऊपर जाएंगे ना 10 अरब कमाने के लिए, तो फिर आपको 1 अरब रुपया लगाना पड़ेगा रिस्क पे। और अगर 1 अरब चला गया तो फिर आपको जिस चीज़ की जरूरत नहीं थी, जो 1 अरब था वो भी गवा देंगे, समझाइए। तो चौथे वही पॉइंट की बात करता है कि देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग। नो, मैं कहता पोटेंशियल गेन, कहता कुछ चीज़ें ऐसी होती है वर्थ रिस्किंग होती ही नहीं है, ठीक है, चाहे उनको कितना भी पोटेंशियल गेन हो, ठीक है। आपका कहता है फिर एक बंदा सा रजत गुप्ता स्पाइस नॉलेज चाहिए, कहता है कि न्यूयॉर्क टाइम जब रिलीज हुआ तो उसने अपना बताया कि मैंने एक लेसन सीखा है। उसने कहा डोंट गेट टू अटैच टू एनीथिंग, किसी चीज़ से ना अटैच ना हो। योर रेपुटेशन, जो आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी इज्जत है, शौक है, या आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके साथ भी। आई थिंक अबाउट इट नाउ, व्हाट डज इट मैटर, ओके दिस थिंग अनजस्टली डिस्ट्रॉयड माय रेपुटेशन, दैट्स ओनली कमिंग। कहता है ये मुझे मसला क्यों, ये मुझे क्यों लग रहा है ये वैसा मसला क्यों, क्योंकि मेरे से बहुत कैश था। मुझे अगर मेरी जो रेपुटेशन ख़राब हो गई है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं उसका बहुत कैश था। अगर मैं कैश था तो मुझे कोई मसला नहीं होता, चाहे चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा कैश था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आखिर में ये कहता है कि दिस सीम्स लाइक वर्स्ट पॉसिबल टेक अवे फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई इमेजिन इज द कंफर्टिंग सेल्फ जस्टिफिकेशंस ऑफ अ मैन। मैं ये समझता हूँ कि एक सेल्फ जस्टिफिकेशन ऑफ मैन है, जो चाहता था कि जो अपनी रेपुटेशन वापस चाहता है जो जा चुकी है। क्यों? कहता है अगर सिंगल क्या है कि रेपुटेशन इज इनवैल्यूएबल, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आर इनवैल्यूएबल अनमोल हैं, ये वापस आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए क्या है, इसको रिस्क में ना डालें, जितना है उस पर आसान, मैं कैसे करता हूँ, उस जितना है उस पर शुक्र अदा करें, उस पर खुश हों, फिर और की तरफ जाएं। फैमिली एंड फ्रेंड्स आर इनवैल्यूएबल, बीइंग लव्ड बाय दोज हु यू वांट टू लव is invaluable. Happiness is invaluable, and your best shot at keeping these things in knowing when it's time to stop taking risks and might harm them, knowing when you have enough. कहता है ये सब and your best shot, कहता है best shot कब होगी, keeping that these things is knowing, इसी को ध्यान रखना कि when कब आप वो टाइम आएगा कि जब आपने रिस्क लेना बंद कर देना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब मैं रिस्क लूंगा तो मुझे नुकसान पहुंच सकता है। कहता है नोइंग व्हेन यू हैव इनफ, कि आप जान लेंगे या भाई मेरे पास इनफ हो गया, अब मैं रिस्क लूंगा, अब टाइम आगे रुक जाने का, ठीक है, इनफ हो गया मेरे पास, अब अगर मैं रिस्क लूंगा तो मेरे खतरनाक हो सकता है। तो द गुड न्यूज इज दैट द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग इनफ इज रिमार्केबल सिंपल। कहता है आई इनफ बिल्ड करने के लिए ना चाहते हैं भाई मैं तब इतना पैसा कमाऊँ जो इनफ हो बस। अब ये भी तो सवाल है कि भाई किसने लगेगा पता कि इनफ हो गया, बस काफ़ी हो गया। मतलब ये एक अच्छी खबर है कि आप बहुत पावरफुल टूल है जो आपको बता सकते हैं कितना इनफ है। वो सिंपल है, कहता है एंड डज नॉट रिक्वायर टेकिंग रिस्क, उसमें आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा दैट कुड डैमेज एनी ऑफ दीज। कहता है उसमें आपको किसी चीज़ डैमेज भी नहीं होगी, और वो है जबकि नेक्स्ट चैप्टर वो बताता है चैप्टर 4 में कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। उसमें बताता है कि किस तरह जो वैरन बफेट था उसकी जो 84 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ है, लेकिन 81 बिलियन डॉलर उसकी 65th बर्थडे के बाद उसको मिले हैं। ठीक हो गया, उसके बारे में वो नेक्स्ट आपको बात करेगा किस तरह लगेगा, वो बताओ कि आप किस तरह इनफ पैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसका तरीका बहुत सिंपल है, और उसमें आपको इतना रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, आपको नुकसान भी इतना नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहता है हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इंशाल्लाह इस पे, और मैं भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। तो उसके लिए अगर ये वीडियो चलेगी इसको लाइक करें, और वो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।